ये जो वीडियो होगा ये मैं कोशिश करूँगा कि और जल्दी ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब इसको लेंदी बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे कि जिससे आपको भी ये बोरिंग महसूस हो। तो इसको हम बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, जिससे कि आसानी से अब ये जो लास्ट वीडियो जाएगा इसके बाद फीस में अब कुछ भी नहीं है पढ़ने के लिए। आप समझ लीजिए कि इतना पढ़ लिए हैं, इतना इतना पढ़ लिए हैं तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। फीस में तो अब कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है, इसकी तो गारंटी है। तो बस आप इतना, बस आप इसको देख लीजिएगा, ये लास्ट है, इसके बाद ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाएगा, फीस का भी सारा कुछ एंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा जो तो एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स का पार्ट है, तो उसको हम अलग तरीके से कवर करेंगे। तो जब हम फीस का प्रोडक्शन सब कुछ सुन लिए, अब फीस, जब फीस की हार्वेस्टिंग की जाती है तो हार्वेस्टिंग करने के बाद जो इसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट का समझते हैं, जैसे क्रॉप में क्या होता है कि हम फसल की कटाई के बाद फिर उसकी बहुत सारी प्रोसेसिंग की जाती है। जैसे धान के केस में क्या होता है कि धान को जैसे हम हार्वेस्ट किए, धान के बाद धान आता है, धान के बाद फिर उसकी प्रोसेसिंग होती है, यानी हलिंग होती है, मिलिंग होती है, ठीक है, डी हलिंग होती है, बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसमें हल्स यानी उसके छिलके को निकाल दिया जाता है। तो वो सारी प्रोसेसिंग वो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में आती है, ठीक है। जैसे टमाटर हो गया और आलू के केस में होता है ना पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट मतलब कि खुदाई के बाद उसको स्टोर करना, उसको ग्रेडिंग करना, उसकी अलग अलग जैसे क्या नाम है, ज़्यादातर केस में वेज फ्रूट्स में होते हैं, सेब होता है, उसकी हार्वेस्टिंग करना, फिर उसको ग्रेड करना, अच्छे सेब को एक साइड, ख़राब से थोड़ा कम ख़राब को एक साइड, बिल्कुल ख़राब को एक साइड, ऐसे ऐसे करके रखा जाता है। फिर इसकी ट्रांसपोर्ट वगैरह, मतलब सारा कुछ इसमें प्रोसेस पोस्ट हार्वेस्ट में किया जाता है। वैसे जस्ट लाइक फिश में भी है। जैसे मान लीजिए कि फिश जो है वो वेस्ट बंगाल में इनका प्रोडक्शन हुआ, ठीक। अब आपको यहाँ तक लाना है तो उसको कैसे लाएंगे? यदि वेस्ट बंगाल से यदि कोई ट्रक लाएगा भी तो 3-4 दिन, 2-3 दिन लगेंगे ही। तो जब 2-3 दिन लगेंगे तो वो फिश आपकी बचेगी, ख़राब हो जाएगी ना। तो उन्हीं सब सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं कि जैसे हमारी फिश ख़राब भी ना हो पाए और उसकी जो मार्केट वैल्यू हो वो भी सेम रहे, ठीक है। न्यूट्रिशनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों को मेंटेन करने के लिए पोस्ट हार्वेस्ट की टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें 3 तरीके के रूल फॉलो किए जाते हैं, जिससे कि जो फ्रेश फिश है, जो ताज़ी मछली हैं, वो हमारे तक यहाँ तक पहुँच सके। इसमें पहली प्रोसेस होती है क्लीनिंग करने की, ठीक है, यानी मछलियों को साफ़ सुथरे तरीके से धुलना उलना, ठीक है। जैसे ये जो मछलियाँ होती हैं, जैसे मछलियाँ मर गई, जैसे मान लीजिए कोई भी इस पूरे पृथ्वी पे यदि कोई भी चीज़ मरती है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, फिर बहुत विभिन्न प्रकार की बैक्टीरिया लगते हैं जिससे वो सड़ने गलने लगती हैं। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि पहले मछलियों को खूब अच्छे तरीके से धुलो, उसको मतलब बैक्टीरियल लेस कर दो, या कह सकते हैं कि इसमें जो बैक्टीरिया मुक्त बना दो उसको, बैक्टीरिया उसमें 1% भी ना हो पाए। उसके बाद उसकी केयर करो, फिर उसके बाद उसको कूलिंग कर दो। तो ये 3 प्रोसेस होती है, क्लीनिंग, केयर और कूलिंग, ठीक है। जब आप 3 ही प्रोसेस कर लेंगे तो 3 प्रोसेस करने के बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट के लिए आप बाहर भेजेंगे। जैसे मछलियों को आज आपने हार्वेस्ट किया तो पहले उसको खूब अच्छे तरीके से धुलो, ठीक है। फिर धुलने के बाद उसमें कोई बैक्टीरिया ना रह पाए, फिर उसको अच्छे तरीके से केयर करो, पैकेजिंग करो, ये सब करो। फिर उसको ठंडे में, क्योंकि जो ठंडे में क्या है कि इसमें जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल का अटैक होता है वो ठंडे जगहों पर नहीं हो पाता। इसीलिए हम लोग रिफ्रिजरेटिंग फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ते हैं ना, तो हम ठंडे पर आलू को क्यों ठंडे उस पर रखा जाता है, 4 डिग्री, 0 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक आलू को क्यों रखा जाता है? क्योंकि उसमें जो बैक्टीरियल या फंगस की ग्रोथ है उसको रोका जा सके, ये अटैक ना कर पाए, तो इसीलिए होती है कूलिंग करना। तो जब ये सारी चीज़ें आप लोग प्रोसेस कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप इसको ट्रांसपोर्ट के लिए भेज देंगे। अच्छा, कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि आपके मार्केट वार्केट में मछलियाँ आती है तो मछलियों को बर्फ़ के ऊपर रखा जाता है। क्यों क्यों रखा जाता है? क्यों इसलिए रखा जाता है क्योंकि इनमें जो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है उसको मतलब सप्रेस कर दिया जा सके या उसको रोका जा सके। तो इस प्रोसेस इसमें हम क्या नाम है कूलिंग को अडॉप्ट करते हैं, फिर ट्रांसपोर्ट के लिए लगा देते हैं। जो ट्रक वक होती हैं वो वेस्ट बंगाल से चल के आपके यहाँ तक आती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर बहुत सारे इसमें प्रोसेस करते हैं, ठीक है। उसको क्या नाम है फिश को स्पाल होने से बचाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस होती है। जैसे ट्रक से आने के बाद बर्फ़ मतलब यहाँ पे आने के बाद फिर यहाँ पे भी तो उसको मान लीजिए कि आपकी मछलियाँ 2-3 दिन तक नहीं बिकी तो भी उसको प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो उसमें बहुत सारी होती है। इसमें भी बैक्टीरिया के ग्रोथ को सप्रेस करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। जो बैक्टीरियल ग्रोथ हैं उनको रोकने के भी बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें है जैसे साल्टिंग की प्रोसेस, ठीक है। साल्टिंग का मतलब होता है कि जो आपकी मछलियाँ होती हैं उसको खूब अच्छे से धो लीजिए, इसमें से जो उसके गिल्स हैं, जो अंदर के पार्ट हैं और ब्लड है, इन सारों को आप निकाल लीजिए। निकालने के बाद फिर उनको बेराइन सोल्यूशन का मतलब होता है कि इसमें
आपका एक हिस्सा साल्ट का होगा और 10 हिस्सा पानी का होगा, यानी 1:10 या 1:9 के रेशियो में साल्ट और पानी के मिक्सचर में रख के मछलियों को उसी के अंदर डिप कर देते हैं, ठीक है। जिससे कि इनमें जो नमक होता है, इनमें जो बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है वो नहीं हो पाता अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आप साल्टिंग कर सकते हैं। एक होती है ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब सूखी मछलियाँ, मुंबई में बड़ा फेमस है ये। मुंबई में लोग सूखी मछली को बहुत खाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सन की हीट में मछलियों को ड्राई कर देते हैं, सुखा लेते हैं अच्छे तरीके से, जिससे कि सुखा लेते हैं। फिर एयर टाइट जो बॉटल्स होती हैं, एयर टाइट में उसको बंद कर देते हैं, जिससे इनमें बैक्टीरिया एंट्री नहीं कर पाती और बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता, और जो हमारी मछलियाँ होती हैं वो लंबे टाइम तक रह सकती हैं। फिर एक होता है स्मोकिंग। स्मोकिंग में क्या होता है कि इसमें आ, एक छोटा सा लिटिल इक्विपमेंट का यूज किया जाता है। उसमें क्या है कि उसमें हम छोटे छोटे मतलब हुक में ना, स्मोकिंग का मैं आपको फोटो भेज दूंगा, एग्जांपल से तो नहीं समझा सकते। स्मोकिंग का मतलब ये मत समझिए कि कोई धुआं देना होता है, ऐसा नहीं होता। उसमें छोटे छोटे वो होते हैं, उसमें उसमें हम बेराइन सोल्यूशन को डाल देते हैं, बेराइन सोल्यूशन में डाल देते हैं, फिर उसको बाहर आके हीट कर लेते हैं, जिससे उनकी बैक्टीरियल जो ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती। इसी को हम स्मोकिंग कहते हैं। एक होता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन का मतलब होता है, ये वेस्ट बंगाल में बड़ा फेमस है। इसमें कहते हैं ना, आप लोग सुने होंगे मछलियों का अचार, जो छोटी बड़ी मछलियाँ होती हैं उनका अचार, तो ये वेस्ट बंगाल जो बंगाली लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेफर करते हैं। तो ये फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है। फर्मेंटेशन में क्या होता है कि मछलियों को कुछ जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं उसमें उनको खूब अच्छे तरीके से मतलब कि फर्मेंटेट कराया जाता है, जिससे उनके टेस्ट और ऑर्डर में चेंजेस आ सकें। और जब टेस्ट और ऑर्डर में चेंजेस आ जाएंगे तो उनकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, और सेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी तो साथ ही साथ क्या है कि ये टेस्ट में भी अच्छे होते हैं और ये लंबे टाइम तक रह सकते हैं, जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट प्रोसेस आती है कैनिंग की। तो कैनिंग आप लोग समझते होंगे, कैनिंग जिसको हम हिंदी में वपनियन भी कहते हैं, या इसको हम हिंदी में डिब्बाबंदी कह सकते हैं। इसमें क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव मेथड होती है कैनिंग की। इसमें क्या है कि पहले मछलियों को खूब अच्छे तरीके से मतलब साफ़ सुथरा धो 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 दिया जाता है। धोने के बाद फिर उसको क्या नाम है, एक जार में, ठीक है, एक जार में बंद कर लिया जाता है। और जो जार होता है जहाँ पे इसको मतलब ये सारी प्रोसेस की जाती है वो रूम टेम्परेचर की जाती हैं, और थोड़ा मतलब वो ऐसी टेम्परेचर होती है जहाँ पे बैक्टीरिया एंट्री ना कर पाए, ठीक है। उसके बाद उनकी पैकेजिंग या डिब्बा बंदी कर देते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस या 77 डिग्री फ़ारेनहाइट के नीचे यदि टेम्परेचर है तो उसी रूम में ले जाके और इस डिब्बे को उसी के अंदर मतलब मछलियों को रख देते हैं, जिससे कि ये आसानी से मतलब इनको लंबे टाइम तक रखा जा सके। तो ये सारी प्रोसेस होती है कैनिंग की। कूलिंग और फ्रीजिंग आप लोग समझते ही हैं, कूल करना, फ्रीज करना, ये सारी प्रोसेस इनके अंतर्गत आती है। ये सारे की सारी जितनी प्रोसेस ये पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी की हैं, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रोसेस आप इसको केवल देख लीजिएगा। कुछ डिजीज़ भी मछलियों में लगते हैं। डिजीज़ का मतलब है कि जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ की बात करें तो फिन रॉट एंड टेल रॉट है, ठीक है। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म एरोमोनास पुंटाटा है, ठीक है। एरोमोनास पुंटाटा फिन एंड टेल रॉट का। फिर ड्रॉपसी डिजीज़ है, ठीक है। ड्रॉपसी डिजीज़ ये मिक्स्ड इन्फेक्शन ऑफ ए ड्रोसोफिला एंड माइक्सोजान पैरासाइट से होता है। पहला फिन रॉट एंड टेल रॉट, दूसरा है ड्रॉपसी, तीसरा है आई डिजीज़। आई डिजीज़ जो होती है ये ए लेग्यूफेनेंसिस से होती है, ठीक है। इसमें जो मछलियों की आइस कार्निया होती है ना, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है। जिस इस टाइम एक इन्फेक्शन चला हुआ है, तो वैसे आइस उनके भी फिश के जो आइस होते हैं उनके कार्निया में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो उनकी आंखें होती हैं वो क्या नाम है, उसमें से हमेशा ब्लीडिंग मतलब उसमें ब्लीडिंग होती है और बाद में वो अंधी हो जाती हैं। तो आई डिजीज़ का ऐसा मतलब सिम्टम दिखाई देता है, ठीक है। फिर एक है अल्सर डिजीज़। अल्सर डिजीज़ ये क्या नाम है इसको एरोमोनास हाइड्रोफिला। अल्सर जो डिजीज़ होती है, ठीक है, वो एरोमोनास हाइड्रोफिला से होती है। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म ये है। ये सारे बैक्टीरियल हैं। तो बैक्टीरिया में कौन कौन है, फिन रॉट एंड टेल रॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फिन रॉट एंड टेल रॉट, ड्रॉपसी डिजीज़, आई डिजीज़ और अल्सर डिजीज़, ये सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज़ हैं। फंगल डिजीज़ में बात करें तो वाटर माउल डिजीज़ है, ठीक है। और उसके एक ही है, फंगल में केवल एक ही है, वाटर माउल डिजीज़, ठीक, जिसका कॉजल ऑर्गेनिज्म स्पैरोलोगिना पैरासिटिका है, ठीक। प्रोटोजोन डिजीज़ की बात करें तो प्रोटोजोन में वाइट स्पॉट डिजीज़ है जो प्रोटोजोअस होता है। एक नॉट डिजीज़ है जो प्रोटोजोअस होता है, ठीक है। तो बस इतना आप लोग इसमें याद रखिएगा। और एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसमें कहते हैं इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग आप लोग सुने होंगे, देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो सुने तो जरूर होंगे। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी
क्या नाम है, स्पीसीज़ को हम पालते हैं, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट नहीं कहेंगे उसको, मतलब ऐसे बहुत सारे चीज़ों को पालते हैं जिससे हमें अच्छे से अच्छे आउटपुट मिल सके। जैसे क्या है कि मछलियों के साथ साथ क्रॉप्स को भी मतलब क्रॉप्स की कल्टीवेशन करना, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम एग्री बेस्ड सिस्टम कहते हैं, मतलब मछलियों के साथ साथ हम क्रॉप्स को भी पाल लेते हैं, तो उसको हम एग्री बेस्ड, मतलब एग्री बेस्ड का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर के साथ साथ फिशरीज को भी रखना। जैसे एग्रीकल्चर में हम क्या नाम है, क्रॉप्स को रख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को रख सकते हैं, ठीक है। मशरूम मशरूम और फिश को एक साथ रख सकते हैं, या फिर सेमी फिश को, सेरी कल्चर और फिश फार्मिंग को एक साथ रख सकते हैं। तो ये सारे के सारे एग्री बेस्ड सिस्टम होते हैं। एग्री बेस्ड का मतलब वही होता है कि हम क्रॉप्स और फिश को एक साथ रख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर और फिश को एक साथ रख सकते हैं, उसके बाद मशरूम और फिश को एक साथ रख सकते हैं, मशरूम कल्टीवेशन और फिश को, और लास्ट है सेरीकल्चर या फिश को एक साथ हम रियर कर सकते हैं। यदि लाइव स्टॉक फिश सिस्टम की बात करें तो लाइव स्टॉक में बहुत सारे हैं, जिसमें आप लोग जनरली सुने होंगे कि नीचे तालाब होता है, ऊपर पोल्ट्री हाउस होता है। जो पोल्ट्री के क्या नाम है बीट होते हैं, वो नीचे गिरते हैं, वो जो नीचे गिरते हैं वो मछलियाँ उन्हीं को खाती हैं न्यूट्रेंट के लिए। तो आपको ऊपर पोल्ट्री भी हो गया, नीचे फिश भी हो गई। तो इस टाइप से ये जो इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समकलित, इंटीग्रेटेड कहने का भी मतलब वही है कि एक मतलब कि दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ एक ही फार्म पे, ये कहाँ पे संभव है, जहाँ पे फार्म जो है, जो लैंड है वो कम होती है, जो ज़मीन होती है वो कम होती है, तो वहाँ पे इंटीग्रेटेड चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है। गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं कि इंटीग्रेटेड चीज़ करिए। तो इसमें क्या है कि इसमें कम से कम लैंड पे, ठीक है, जो हमारी लैंड होती है ये फिक्स्ड होती है, पता है ना, ये जो लैंड होती है वो स्थित होती है, ये बढ़ घट नहीं सकती। इनपुट आउटपुट बढ़ाए घटाए जा सकते हैं, लेकिन लैंड जो होती है वो फिक्स होती है। तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप लैंड पे कम से कम लैंड पे ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करिए उसको। तो नीचे फिश हो गई, नीचे आप तालाब खुदवा लिए, ऊपर रॉड दे दिए लोहे के, उसके ऊपर मुर्गियां हैं। तो ये भी होती है। पिग फिश सिस्टम होते हैं। पिग फिश में क्या होता है कि ऊपर सुअर रहते हैं, उनके जो बीट होते हैं वो नीचे मछलियाँ खाती हैं, तो वो भी एक प्रोसेस हो सकता है, ठीक है। गोट फिश सिस्टम भी वही है। गोट में क्या होती है कि ऊपर बकरियाँ रहती है, जो उनके बीट गिरते हैं वो मछलियाँ खाती हैं, ये भी हो सकता है। रैबिट फिश सिस्टम भी होता है, ऊपर खरगोश का पालन किया जाता है। इस बार खरगोश से भी क्वेश्चन आएगा, मतलब आया था, ठीक है, एफ ओ में 2022 में क्या नाम, रैबिट को लेके। तो रैबिट और फिश का भी प्रोडक्ट मतलब उसमें किया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें क्या नाम है इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में आती हैं, ठीक। तो होपफुली ये सारी चीज़ें आपको समझ में आया होगा। एक टेक्नोलॉजी है बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी, एक हिंट मैं दे देता हूँ, इसके बाद उसको तो अलग से मैं बता दूंगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। जो बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी होती हैं, इसमें क्या होता है कि इसमें बड़े बड़े टैब होते हैं, ठीक है। तो ये जो बड़े बड़े टैब होते हैं उसमें हम फिश को पालते हैं, जो कह सकते हैं कि ये इतने बड़े बड़े होते हैं कि एक बार में इसमें बहुत डेंस में बहुत मछलियाँ आती हैं। आप लोग जनरली देखे होंगे कि छोटे छोटे मतलब कम ही जगह पर बहुत सारे मछलियों का प्रोडक्शन किया जाता है। इसमें टैब होते हैं, उसमें एक टैब में कम से कम 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार तक मछलियाँ आ जाती हैं, ठीक है। ये बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है, ये अभी नई टेक्नोलॉजी बनाई गई थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप इस चीज़ को आराम से मतलब कर लीजिएगा। और इसमें बहुत डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें अभी क्या नाम है बचा हुआ है थोड़ा बहुत, जो क्या नाम है इसमें मैटिंग की प्रोसेस होती है, GnRH हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम ओवीपीरिज्म बोलते हैं। ये सारी चीज़ें डिटेल्स की हैं, इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। जितना बताया गया है बस आप उतना कर लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। एकदम गारंटी देते हैं कि अब फिश फार्मिंग से कोई भी कंसर्न नहीं होने वाला। जितनी भी फिश फार्मिंग थी मैंने हर चीज़ को टैकल कर दिया है, प्रोडक्शन, कंजप्शन और GDP, उसके बाद डिजीज़, उसके बाद इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, जितनी भी टर्मोलॉजी थी, इंटरनल एक्सटर्नल मार्फोलॉजी, जनरल इंट्रोडक्शन, या जितनी भी टर्मोलॉजी थी एक्वाकल्चर के बेस या टाइप्स जितनी भी थी, लगभग चीज़ें कवर कर ली गई हैं। अब कुछ भी इसमें बचा नहीं है, और जो कुछ भी बचा होगा तो उसको अब हम कभी नेक्स्ट चीज़ में कवर कर लेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इससे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत है। और बाकी जितने भी स्पीसीज़ है आप उसका नाम याद रख लीजिएगा। फ़ोटो से फ़ायदा ये होता है कि जब हम चीज़ों को देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाती है। जैसे मैं RC रेखा का फ़ोटो भेजूँगा ना, जो फर्स्ट फिशर वूमेन थी, फीमेल, ठीक है, तो उसका जब मैं फ़ोटो भेजूँगा तो आपको रिलेट हो पाएगा कि हाँ यार वो ऐसा था। जैसे मैं हीरा लाल के बारे में बताया ना, तो आप उसको रिलेट कर सकते हैं, अरे यार वो इकोनॉमिक्स के सर पढ़ाते हैं, अच्छा उन्हीं के नाम पे 10 जुलाई, मैं ऐसे ही रिलेट मतलब याद करता था।
अच्छा, उन्हीं के नाम पे 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर डे मनाया जाता है। ओह ठीक है, तो इस टाइप से चीज़ें होती हैं। तो ये ऐसी चीज़ें क्या नाम आपको अच्छे से हो पाएंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो जाएगा वो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से जाएगा, ठीक है। तो आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ योरसेल्फ। कैसा वीडियो लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा।